नमस्कार। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं मध्य प्रदेश की खास शख्सियतों के साथ में, और इस बार हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के पीएचई मिनिस्टर बृजेंद्र सिंह यादव साहब। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन चंद लोगों में शुमार हैं जिनको 3 सालों में 15 साल का तजुर्बा हुआ है। लगभग 1 साल में आप इलेक्शन के उसमें आ जाते हैं। उपचुनाव से आपने शुरुआत की थी, टफ़ मुकाबला रहा, 18 भी टफ़ रहा, इसके बाद जो उपचुनाव हुआ फिर वो टफ़ रहा, लेकिन अब आपको एक मिनिस्ट्री मिल गई है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है। और हम जिस दौर में आपसे बात कर रहे हैं वो दौर भी काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि हर गर्मी की शुरुआत में, गर्मी के मौसम की शुरुआत में पानी की समस्या से मध्य प्रदेश जूझता रहता है। जबकि ये वो प्रदेश है जहाँ पर नदियों का अंबार है, जहाँ नर्मदा बहती है, उसके बावजूद कई ग्रामीण इलाकों में, कई नगरीय निकायों में पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये हम दशकों से सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई योजनाएं चल रही हैं। आप क्या ठोस ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं जिससे कि मध्य प्रदेश पेयजल संकट से निजात हासिल कर सकेगा? हाँ, ये बात सही है कि पेयजल संकट, चूँकि आज की बात करें तो इतना गहरा संकट हमारे प्रदेश में नहीं है। कभी सूखा काल पड़ा हमारे यहाँ, कभी कभी ऐसी दिक्कत आई जब प्रदेश में, तो उस समय मुझको याद है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय पानी नहीं बरसा था। 2-3 साल बरसात कम हुई थी, तब परिवहन करके कई गांव में पानी पिलाया जाता था। लेकिन आज तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक देश का प्रधानमंत्री, और उसकी एक सोच देखिए आप कि कितनी लंबी सोच। ज़्यादा प्रधानमंत्री का अनुभव नहीं, और इसके बाद उनकी सोच, उन्होंने सोचा कि पेयजल का संकट पूरे प्रदेश में गर्मियों में तो विशेषकर आता है, और कहते हैं कि जल ही जीवन है, और जल है तो कल है। व्यक्ति को अन्न की आवश्यकता है, अगर उनकी पूर्ति हो ना हो काम चला सकता है। सड़क हो ना हो तो काम चला सकता है, बिजली हो ना हो चला सकता है, मकान बने ना बने तो चला सकता। पर पानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर, मैं तो ये कहता हूँ कि शायद दुनिया की कोई ऐसी चीज़ हो, चाहे आप मनुष्य की बात कर लें, इंसान की बात कर लें, या जानवर की बात कर लें, पशु पक्षी की बात कर लें, पेड़ पौधों की बात कर लें, बगैर पानी की कोई चीज़ जीवित नहीं रह सकती। और इंसान के लिए तो आप जानते हैं कि 24 घंटे पानी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, उन्होंने 15 अगस्त 2019 को ये लाल किले से घोषणा की थी कि हम 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत देश के हर एक गांव में, हर एक घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएंगे। तो चूंकि हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय हमारा दुर्भाग्य रहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जब 2019 में घोषणा की, और 1 साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई काम इसमें नहीं किया, ना कोई रुचि ली। जबकि काम कितना अच्छा था। एक तो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा था, पानी का मुद्दा, पेयजल का मुद्दा। दूसरा, उसमें 50% राशि केंद्र सरकार दे रही। तो इसका तो राज्य सरकार कोई भी हो, हर सरकार ये चाहती कि 50% अगर केंद्र दे रही तो 50 लगाकर, और ऐसी योजना जिसका फायदा हर व्यक्ति को मिले, हर वर्ग को, हर समाज को, हर धर्म के लोगों को मिले, हर इंसान को मिले, ऐसा एक योजना थी ऐसी। और उसमें कांग्रेस ने कोई गौर नहीं किया। नहीं, गौर तो किया था। एक राइट टू वाटर करके एक बहुत बड़ी योजना शुरू की थी, जो उस समय के मिनिस्टर सुखदेव पांसे इस पर काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट आपका ही था, और आप भी उसी सरकार के एक वक्त में। बिल्कुल, मैं सरकार में, उस समय हम सरकार में थे, और ये बिल्कुल सही है, हम लोगों की सबकी वजह से वो सरकार बनी थी। और मैं तो ये कहूँगा, तो सरकार तो बनी थी वो माननीय सिंधिया जी के नाम पर ही बनी थी। ये तो आप भी जानते हैं। ये एक वो है, मतलब सिंधिया समर्थकों की जो ज़िंदगी है, जो सियासत है, वो उन्हीं से शुरू होती है, सिंधिया पर ही ख़त्म हो जाती है। नहीं, देखो एक बात बताऊँ मैं, सच्चाई हमेशा, एक तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती है, और सच्चाई बोलने में कभी आदमी को डरना नहीं चाहिए और सोचना नहीं चाहिए। सच सच ही होता है। हाँ, सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन सच सच होता है। ये तो आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी थी तो केवल एक व्यक्ति के नाम पर ही बनी थी, और एक नाम व्यक्ति के दम पर ही बनी थी, और जनता ने उसी व्यक्ति पर भरोसा किया था, माननीय सिंधिया जी पर। क्यों
कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जो मैं नहीं समझता हूँ, मैं खुद कह सकता हूँ इस बात के लिए, मैं अपनी तरफ से, मेरा व्यक्तिगत सोच है मेरी कि शायद इतना ईमानदार व्यक्ति, इतना होनहार, इतना करने वाला व्यक्ति, लेकिन हम दुर्भाग्य इसलिए कहेंगे कि सरकार बनी तो अगर जब केंद्र सरकार आपको 50% राशि दे रही तो आपको इस योजना को सबसे पहले पकड़ना था। जबकि आपने देखो जल जीवन मिशन के तहत इन्होंने कोई काम नहीं किया, और जब सरकार जा रही थी, इनको पता चल गया कि सरकार गिर रही है, उसके 2 दिन पहले इन्होंने कुछ योजनाएं आनंद फानन में बगैर DPR बने, बगैर कुछ किए और आदेश कर दिए। तो ये ऐसा थोड़ी होता है, तो योजना बनती है, उसकी प्लानिंग होती है, उसका DPR बनता है, कितने गांव जोड़ना है, कैसा काम करना। चूँकि ठीक है, जैसा उन्होंने झूठ बोला जनता से, उसका उनको परिणाम मिल गया। नहीं, ये आपने कहा सरकार बनी, सिंधिया जी की बदौलत बनी, उनका एक बड़ा प्रभाव रहा है, उनकी वजह से बनी है। और सिंधिया जी ने ही, जिस वक्त आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत का जश्न मना रहे थे, रात में सिंधिया जी PCC से बाहर आए, उन्होंने कहा विधायक दल के सामने, सभी लोगों के सामने उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। तो ये तो उनकी भी इच्छा थी। नहीं, ये बात सही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वो सिंधिया जी कभी, एक बात बताऊँ मैं आपको, सिंधिया जी कभी पद के भूखे नहीं है, न वो कभी ये कहते कि मुझको ये पद चाहिए। वो केवल एक सम्मान के भूखे हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से उनसे जुड़ा हूँ। उनको केवल सम्मान चाहिए। जो व्यक्ति जिस पार्टी में रहा और उसके लिए उसने पूरी ज़िंदगी, कहेंगे हम, कि हर तरह से दिन रात मेहनत की, और ये तो जनता चाह रही थी, जनता देख भी रही थी, और जनता की निगाह यही थी कि सिंधिया जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा बने। और एक नारा चला था, आप सबने उस समय सुना होगा कि अब की बार सिंधिया सरकार। तो ये नारा पूरे मध्य प्रदेश में चला था, और मध्य प्रदेश की जनता ने ये सोचा था कि माननीय सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पर हुआ क्या? सिंधिया जी ने कह दिया कमलनाथ जी को। अब चूंकि सिंधिया जी अपने मुंह से थोड़ी कहेंगे, ये तो हाईकमान को सोचना था। हाईकमान जो फैसला लेता, वही, जो निर्णय हाईकमान का होता, वही निर्णय यहाँ पर होता। शायद सिंधिया जी से ज़्यादा आप लोगों की इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाते। मेरी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की इच्छा थी। केवल हम लोगों की इच्छा नहीं थी, ये पूरे प्रदेश की जनता की इच्छा थी। जनता ने तभी तो हमको जिताया, तभी तो हमको बनाया। उन्होंने कहा हम जब कांग्रेस के विधायक जिताएंगे तभी तो सरकार बनेगी, और तभी सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के जो लोग हैं, इनकी सोच मतलब हमेशा नेगेटिव रही है। ये केवल परिवारवाद, जातिवाद, परिवारवाद, मेरा इसी में ही उलझे रहे, और आज भी उलझे। मोह, आप कांग्रेसियों को देखिए, मोह नहीं छूटता। मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद फिर मेरे बेटे का बेटा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। आपने अभी तक देखा होगा, चाहे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, केवल आपका बेटा नहीं, आपका भाई नहीं, कोई नहीं। जी हाँ, ये बड़े उदाहरण देखें कि पुत्रों को, परिवार के लोगों को टिकट नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पर, चाहे चुनाव हार जाए, लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक विचारधारा वाली पार्टी है, और ये पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि जो अच्छा काम करता है, जो कार्यकर्ता हमारा मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता, सबको मौका मिलना चाहिए। केवल एक नहीं है कि एक परिवार को ही मौका मिलता रहे, आप अपन सब उसकी सेवा में ही लगे रहें, तो ये तो गलत है ना। अच्छा, एक और बात, पानी की बात कर रहे थे, उस पर आते हैं, लेकिन आपने बात छेड़ी, एक सवाल मैं ज़रूर कर लेता हूँ। सिंधिया जी अब मध्य प्रदेश आ गए, आप कह रहे हैं कि आप उनको बचपन से जानते हैं जी। तो अभी तक ये देखने को नहीं मिला कि उन्होंने मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया हो व्यक्तिगत तौर पर। अब वो भोपाल में बंगला उनको मिल गया है, और इस बंगले से अब बड़ी सियासी चर्चाएँ शुरू हो गई हैं कि अगर बंगला बना है तो वो जिम्मेदारी भी अब मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है, जो नीति है, आप जानते हैं, इसको पार्टी, विशेषकर संगठन, और ये पार्टी संगठन के आधार पर चलती है। संगठन का जैसा आदेश होता है, जैसे निर्देश होते हैं, उसी अनुरूप चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री, सब अनुशासन में रहकर ही और पार्टी के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है,
इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई ग्रुपबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। अब रही बात आपने बंगले की, तो बंगला तो स्वाभाविक है, हर सांसद को मिलता है, हर मंत्री को मिलता है, ये कोई नई बात थोड़ी है। अब लोग सिंधिया जी नहीं लेते ना, सिंधिया जी ने अभी तक पहल ही नहीं की, कभी पेशकश ही नहीं की कि मुझे भोपाल में कोई बंगला चाहिए। हाँ, पहले ये बात सही है कि पहले पेशकश नहीं की उन्होंने, पर पेशकश तो अभी भी नहीं की। अभी तो पार्टी ने, सरकार ने उनको बंगला दे दिया, क्योंकि जब वो आते जाते रहते हैं तो ये तो सरकार ने दिया, सरकार का निर्णय कि एक बंगला आपको अलॉट कर दिया जाए, तो अब बंगला मिलेगा, स्वाभाविक है। जब बंगला मिलेगा तो अब व्यवस्था, जब आते हैं तो हर व्यक्ति होता, कोई भी सांसद मंत्री हो तो सोचता है कि बंगला होगा तो वहाँ बैठेंगे, कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, रुकेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अभी पेपर में मैंने पढ़ा, देखा, उन्होंने गेट का छाप दिया, साहब गेट ऐसा बना दिया, उन्होंने कहा इसका लुक ऐसा बना दिया। ये कोई बात थोड़ी होती है, ये तो अपनी अपनी सोच है, किसको बंगला कैसा बनाना, कैसा बंगला बनाकर रहना है। इसमें कौन सी कोई नई बात है क्या? क्या उनके पास बंगलों की कमी है क्या उनके पास मकान नहीं है क्या लोग मतलब एक छोटी सी बात को तूल पकड़ा देते हैं, बड़ी बात बना देते हैं। चलिए पानी की बात पर आते हैं। आप मध्य प्रदेश क्या पानी पेयजल संकट से पार पा पाएगा? अब पेयजल संकट नहीं होगा, जो गर्मी की हर शुरुआत में जो मुश्किलें आती हैं, इस समय भीषण कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कुएं सूख गए हैं, जो पारंपरिक पेयजल स्रोत हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। ये सारी मुसीबतें हैं मध्य प्रदेश में। नहीं, ये बात सही है कि हमने जब हम बचपन में छोटे थे, हमने सबने देखा है, हम पहले कुओं से पानी भरते थे। गांव के लोग, गांव में 1, 2, 4 जो कुएं होते थे, वो उनकी गहराई मुश्किल से 20 फीट 30 फीट इतनी रहती थी, और इतने में 12 महीने पानी रहता था। तब क्या था कि बरसात भी अच्छी होती थी, जल स्तर अच्छा रहता था। अब आज हम देख रहे हैं कि हर किसान के खेत में बोर मिलेगा आपको, चाहे 10 बीघे का खेत हो, 20 बीघे का हो, 100 बीघे के में 4 बोर मिलेंगे। अब इतने खनन हो गए हैं बोर कि जल स्तर ज़मीन से इतना निकाला जा रहा है सिंचाई के लिए, तो उससे वर्षा पर्याप्त न होना और पूरा ज़मीन से जल निकालना, तो जल स्तर नीचे की ओर जा रहा है। आपने देखी होगी जो समूह योजना बन रही है हमारी, बड़ी बड़ी योजना, जिसमें 100 से लेकर 1000 गांव तक जोड़े जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूँ आपको, हमारे असोनर ज़िले, गुना ज़िला, ये 2 ज़िले लिए हैं। असोनर 100% लिया है और लगभग 60% जगह गुना लिया है। इसमें लगभग 1550 गाँव हैं। एक ही योजना से, राजघाट बांध से एक ही योजना से 1550 गाँव को जोड़ा जा रहा। कल्पना करिए कितनी बड़ी योजना, जो हम लोगों ने कभी सोची ही नहीं थी कि ऐसी कोई योजना आएगी पेयजल के लिए, कि राजघाट बांध से, और कहाँ गुना जिला है, कहाँ राजघाट है, कम से कम उसकी दूरी होगी 150 किलोमीटर, और वहाँ पानी भेजा जा रहा है। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, तो उसी सोच के अनुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब उन्हें काम करना ही है, जनता को लाभ देना ही, सरकार का पैसा खर्च हो ही रहा है, तो क्यों ना इस योजना को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। तो चूँकि 1 साल कांग्रेस के कार्यकाल का गया, दूसरा कोरोना काल में आपने देखा हो लॉकडाउन लगा रहा, तो बहुत काम प्रभावित हुए, सारे देश के काम प्रभावित हुए। और आज हम लगभग 4400 से ऊपर गांव हैं जहां हम 100% घरों में पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, जहाँ नल के माध्यम से जल मिल रहा है लोगों को। एक हमारा बुरहानपुर ज़िला है जो 100%, एक ज़िला मध्य प्रदेश का बना जहाँ 100% गांव में 100% घरों में पानी उपलब्ध हो चुका है। अब चूँकि क्या होता है, सिंगल जो योजना हमारी बनती है, सिंगल विलेज की योजना, वो उसकी 2, 3, 4 महीने 5 महीने में वो काम उसका पूरा हो जाता है। चूँकि जो हम बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं, जो हम बड़े बड़े तालाबों से, नदियों से, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि छोटी योजना में ठेकेदार अलग अलग रहते हैं, वो काम छोटा रहता है। बड़ी योजना में एक ठेकेदार, काम बड़ा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर हम प्रयास हमारा ये है कि हम 2024 तक किसी भी तरह ये योजना पूरी कर लें। आज हम लगभग हमारे 2024 में पूरा मध्य प्रदेश 100% कवर हो जाएगा 2024 तक। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 22 लाख परिवार है। इसमें से हम लगभग 49 लाख परिवार तक तो पानी पहुंचा चुके हैं। मतलब 39% काम हमारा लगभग हो चुका है, और बाकी काम प्रगतिरत है हमारा। लगभग 30,000 करोड़ की योजना
आज हमारे प्रदेश में संचालित हैं जल जीवन मिशन के तहत। और जब तक ये 24 तक योजना पूरी होगी तो लगभग एक अनुमानित कम से कम 50,000 करोड़ तक हमारी ये योजना पहुंच सकती है। और जिस दिन ये योजना बन के तैयार हो जाएगी पूरे प्रदेश में, आप देखना पेयजल का संकट 100% ख़त्म हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त योजना के बारे में बात करी। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आपने पहला इलेक्शन 2018 में लड़ा था, शायद उपचुनाव जो था 2018 फरवरी 2018 में। 22 चल रहा है, लगभग 4 साल शुरुआती है ये तो अभी 2022 की। और इन 3-4 सालों में आपने ये इतनी बड़ी चुनौतियों को पार कर लिया है। जो डिपार्टमेंट मिला है, बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है आपको, तो 4 साल में ऐसा तजुर्बा कहाँ से ले आए आप? या आपको प्लानिंग पहले से चल रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि मैं खुद सोचता हूँ इस बात के लिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ, लोगों से बात करता हूँ कि चूँकि मेरा सौभाग्य है कि इतने जल्दी मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। मतलब हर साल कहूँगा मैं तो कि 3 साल के अंदर मैंने 3 चुनाव लड़े। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ विधानसभा के चुनाव लड़ना, जो तजुर्बा 15 साल में लोगों को होता है, तो 5-5 साल में एक चुनाव लड़ने का, वो आपने 3 साल में हासिल कर लिया। जी। लेकिन तजुर्बा नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो कार्यकाल 15 साल में होता वो मैंने 5 साल के अंदर कर लिया। मतलब 3 साल में 3 चुनाव, जो 15 साल में लड़ता वो 3 साल में लड़ ली मैंने। लेकिन ये जनता का विश्वास और भरोसा कि उन्होंने मेरे पर इतना भरोसा किया कि कांग्रेस से लड़ा तो भी वो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा तो और ऐतिहासिक समर्थन, मुझे ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया कि मैं ऐतिहासिक वोटों से जीता। और ये मंगावली की परंपरा रही है कि वहाँ लोग कहते थे कि यहाँ लगातार कभी विधायक दूसरी बार नहीं जीतता, एक बार जीतता, एक बार फिर दोबारा हार जाता अगर लगातार लड़ेगा तो। लेकिन वो परंपरा ख़त्म हो गई कि लगातार 3 बार। दूसरी बात वहाँ ये था कि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ कि मंत्री नहीं बना कभी यशवंत जिले का। जी हाँ, कभी नहीं बना। तो वो भी सौभाग्य मुझको मिल गया। तो ये सब परंपराएं तोड़ते जा रहे हैं यहाँ पे। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि ये बात सही है कि मैं जो चुनाव लड़ा, मेरा पूरा कार्यकाल लगभग 3 साल चुनाव में ही गया। मैं इतना अनुभव प्राप्त नहीं कर पाई जितना अनुभव मुझे मिलना चाहिए था। पहले आप सब जानते हैं कि पीएचई विभाग, लोग कहते हैं कि पहले पीएचई विभाग बहुत एक छोटा विभाग मानते थे कि एक छोटा विभाग है, इसमें ज़्यादा काम नहीं है, केवल हेडपंप लगाना, हेडपंप सुधारना, छोटी मोटी नल जल योजना बनाना एक गांव की। लेकिन जब मैं इस विभाग में आया, मुझे विभाग मिला ये, तो इस विभाग में तो मैं कहूँगा कि इस विभाग का कायाकल्प, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इसका कायाकल्प हो गया। ये विभाग आज की तारीख में मैं नहीं समझता हूँ कि हो सकता है मुझसे, मेरे विभाग से और बड़े विभागों, पीएचई विभाग से, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि आज जितने काम पीएचई विभाग में चल रहे हैं शायद किसी विभाग में चल रहे होंगे। अच्छा, आपके सामने चुनौती भी होगी कि आपको विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है। मुझे याद है फरवरी 2018 में मैं आपके बाई इलेक्शन में जब आपके इलाके में घूम रहा था तो आप भाषण दे रहे थे, क्षेत्र का विकास आपका हर भाषण के केंद्र में था। तो क्षेत्र का विकास भी करना है, डिपार्टमेंट भी संभालना है, पूरा प्रदेश भी देखना है। और अब तो आप ओबीसी वर्ग को भी, जो जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, उसकी भी जिम्मेदारी है। तो चुनौतियों पर चुनौतियाँ। देखो ऐसा है, चुनौतियाँ तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति के अंदर हौसला होना चाहिए, एक करने की ललक होना चाहिए, एक मन में ये भावना होना चाहिए कि अगर जनता ने हम पर भरोसा किया, विश्वास किया और आज इतने बड़े पद तक पहुंचाया, तो आज हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि उनकी मंशा के अनुरूप, उनकी नज़रों में हम खरे उतरें। जनता ने जैसा विश्वास किया कि हम ऐसे व्यक्ति को चुन रहे जो हमारे दुख में, सुख में, हमारे क्षेत्र के विकास में हर समय हमारी काम में आएगा। और जब विश्वास किया तो तभी तो लगातार 3 बार जनता ने चुना। तो जब जनता ने चुना तो मैं भी ये चाहता हूँ कि उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। जवाबदारी इतनी बड़ी है, जनता ने चुना है, भरोसा किया है, सरकार ने भरोसा किया है, जवाबदारी दी है, तो उसके लिए अब आप कभी भी फेसबुक पर देखते होंगे, व्हाट्सएप पे, मतलब आज ये स्थिति कि रात को 2 बजे 3 बजे खाना खा रहे हैं, 2-3 बजे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं,
क्योंकि जनता की समस्या भी सुनना है, उनका समाधान करना है, फिर क्षेत्र में दौड़ा भी करना है, सबके बीच में जाना है, क्षेत्र की जनता की जो मांग है, विकास कार्य है वो भी करवाना है, विभाग के काम भी देखना है, तो जवाबदारी तो बहुत बड़ी बढ़ जाती है। पर अगर मन में करने की वह इच्छा है कि हमको करना है, आगे जो भी हो समस्या सबसे निपटना है, तो ऐसा दुनिया का कौन सा काम है व्यक्ति मन में ठान ले वो ना कर सके। तो इसमें तो सबका सहयोग भी है, प्रशासन है साथ में, पूरी टीम है, पूरी सरकार साथ में, सब लोग साथ में, तो कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है जैसे आप काम करना चाहते हैं, आपके साथ में टीम है, मंशा भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देता है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हम बात कर रहे हैं, सबकी मंशा, आपकी पूरी सरकार की मंशा है ओबीसी को आरक्षण मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। एक रास्ता ज़रूर निकाला आपने कि 27% आरक्षण आप खुद दे देंगे, 27% लोगों को टिकट दे देंगे, लेकिन ये भी मुश्किल है। आपको लगता है कि आप पिछड़े इस तरकीब से आगे आ सकते हैं? क्योंकि आपने भी बड़ा संकट का वक्त देखा है, संघर्ष किया है, तब जाके आप आगे आ पाए हैं। तो ऐसा दूसरों के साथ भी हो पाएगा, या पिछड़ों के लिए ये तरकीब कारगर साबित हो सकती है? नहीं, देखो, हमारी सरकार ने लड़ाई लड़ी और फिर सरकार और लड़ाई लड़ेगी। सरकार ने, आपने देखा होगा कि हमने बीच में अध्यादेश लाए थे, हमने कहा कि, और उसमें हालांकि कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था कि 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव हों, और सरकार आज भी वचनबद्ध है। चूँकि अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और वो तो सबको मान्य करना पड़ता है, न्यायालय से बड़े तो कोई भी नहीं, न्यायालय का फैसला मतलब सबका फैसला। फिर भी सरकार की ये मंशा है कि किसी भी तरह 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। इसके लिए रिपिटीशन लगाई जाएगी, न्यायालय में अपनी बात रखी जाएगी। अगर इसके बाद मान के चलो न्यायालय का फैसला जो भी आएगा, जो भी निर्णय होगा वो मान्य किया जाएगा। अगर बगैर आरक्षण के चुनाव न्यायालय चाहता है तो कराना पड़ेंगे। सभी राजनीतिक दल हैं जो पिछड़ों के, ओबीसी के हितैषी बनने की होड़ लग गई है, कहेंगे। अभी बस बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि 52% आरक्षण देंगे, वो तो 52% लोगों को टिकट देंगे, तो ये होड़ ही कहेंगे हम? नहीं, चूँकि ये तो एक श्रेय लेने की बात करते हैं, ये बात पहले नहीं होती है। जब कोई फैसला आता है, जब चुनाव आते हैं, लोगों को तभी ये याद आती है। लेकिन मैं तो कहूँगा अगर कांग्रेस 27% आरक्षण के पक्ष में पहले होती तो ये चुनाव में जब घोषणा की थी, चुनाव से पहले, कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। पर क्या हुआ? कोर्ट में कौन गया? भारतीय जनता पार्टी नहीं गई, कांग्रेसियों ने अपने ही आदमी भेज दिए कोर्ट में। जिस दिन पे तारीख थी, जिस दिन हमारे एडवोकेट जनरल को पहुंचना था, अगर कांग्रेस की तरफ से पहुंचना था, अपनी बात रखनी थी, तो इनको जाना था, अपनी बात रखते तो हो सकता है उसी समय फैसला हो जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खिलाफ में थी नहीं। लेकिन कोई इनका एडवोकेट जनरल नहीं गया, तो कोर्ट ने एक तरफा फैसला कर दिया कि कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो तब तक कांग्रेस की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो हमारे माननीय सीएम साहब शिवराज सिंह जी ने कहा कि नहीं, 27% आरक्षण हम देंगे पिछले वर्ग को, और चुनाव तभी हम कराएंगे 27% आरक्षण के साथ। और उन्होंने अपनी बात रखी और फिर से पुनः कोर्ट में केस ले गए। अपने एडवोकेट जनरल, अपने वकील, सारे लोग खड़े किए, यहाँ तक कि मामला हाई कोर्ट से नहीं निपटा तो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन फिर भी इसके बाद हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह अगर माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इस बात को मानता है तो हम निवेदन भी करेंगे और रिपीटिशन भी लगा रहे हैं कि अगर इस पर पुनर्विचार किया जाए। इस देरी की वजह से क्या हो रहा है साहब कि केवल इलेक्शन नहीं बल्कि नौकरियों में भी ओबीसी के कितने लोग हैं जो इन्हीं अदालती पचड़ों में फंसे हुए हैं, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। सालों हो गए हैं, कितने सालों से नौकरी अब ओवर एज भी हो रहे हैं। तो ये मुसीबत एक तरफ ये लगता है कि क्या सरकार की तरफ से देरी हो रही है जिसकी वजह से उनकी नौकरियां नहीं मिल पा रही और वो ओवर एज होकर अब किसी न घर के हैं न घाट के रह गए? नहीं, सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं है, ये देरी कोर्ट की वजह से हुई है। जब कोई भी मामला कोर्ट में पहुंच जाता तो आप जानते हैं कि कोर्ट में कितना समय लगता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आपको इस महीने फैसला करना है,
वहाँ तो हम केवल निवेदन कर सकते हैं, और वहाँ तो उनको जो फैसला करना है, जिस तारीख को करना है, वो इनकी इच्छा है। तो जब कोर्ट में कोई भी मामला पहुँचता है तो आप समझते हैं उसमें टाइम लगता है, और फिर इसके बाद कोर्ट का जो निर्णय हो जाए। तो ये मामला कोर्ट में पहुँचा, और कोर्ट में पहुँचने के बाद निर्णय ऐसा हुआ कि उससे सारे करे कराए फिर पानी फिर गया। मतलब यही कहेंगे हम कि इतनी मेहनत की, ये सोचा हमने कि 27% आरक्षण मिल जाएगा, पूरी उम्मीद थी, सरकार की तरफ से सारे लोग लगे हुए थे, सारे वकील, एडवोकेट जनरल हों, सारे लोग, पर इसके बावजूद भी फैसला जो आ गया। अच्छा, इसके बीच में चुनाव अब सर पर है, निकाय चुनाव में आप टिकट दे देंगे और उस हिसाब से ओबीसी को मोबिलाइज कर सकते हैं आप, लेकिन पंचायत इलेक्शन में ओबीसी को आगे कैसे बाहर निकालेगी? नहीं, अब देखो, अगर फैसला आया है और चुनाव अगर होंगे तो ऐसा नहीं है, जिससे ये थोड़ी है कि ओबीसी चुनाव नहीं लड़ सकते, परंतु एक आरक्षण था कि आरक्षण में फिर दूसरा व्यक्ति नहीं लड़ पाता। लेकिन ओबीसी का जहाँ व्यक्ति है खूब स्वतंत्र है, कहीं भी लड़ सकता है, किसी भी सीट से लड़ सकता है। केवल SC ST को आरक्षण रहेगा, वो सीट छोड़कर बाकी सामान्य कर दिए, तो सामान्य पर कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। दोनों चुनाव जो हैं, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सेमीफाइनल में ऊंच नीच भी हो सकती है, आपका ज़िला भी हो सकता है, प्रदेश भर में भी जो रिज़ल्ट है वो आपकी आशाओं के अनुरूप नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके दिलों की धड़कन तो बढ़ती होगी ना? नहीं, देखो, पंचायत चुनाव तो आप जानते पार्टी बेस पे होते नहीं है, वो तो कोई भी लड़ सकता है, तो उससे तो पार्टी का कोई। अब आप बात रही निकाय की, तो निकाय होते केवल शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो होते नहीं है, शहरी क्षेत्र में होते हैं। और आज की तारीख में हम बात करें ना, तो ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हो, पूरा देश जानता है इस बात के लिए कि चाहे कल की बात कर लें, चाहे आज की बात करें, जितना भी माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को किसी बात की चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता नहीं है। चुनाव तो कभी भी हो जाए, चुनाव के लिए तो हम तैयार हैं। हमें ये कतई डर नहीं है कि हमारी पार्टी का कोई नुकसान होगा, कि पार्टी का कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा कि और बढ़ के बहुमत मिलेगा, हमको बढ़ के समर्थन मिलेगा, और जब चुनाव हो तो रिजल्ट आए तब देख लेना आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब हमारे साथ मौजूद थे, पूरे आत्मविश्वास के साथ में कह रहे हैं कि वो हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और पूरा वक्त लोगों की सेवा और अपने कामकाज को लेकर दे रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये कह भी रहे हैं कि वक्त आने वाला भाजपा के साथ ही होगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।